हेलो। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। और आज हम रस को देखेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं और ये संभवतः अंतिम वीडियो होगा हमारे काव्यबोध हिंदी विषय का, क्योंकि काव्यबोध में आपके 4 जो टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, उनको हमने धीमे धीमे करके अपने वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़ में कवर कर लिया है। और ये बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 12 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट के। और ऐसे कवर किया है कि कोई भी प्रश्न आ जाए हमारे इन वीडियो से बाहर जा नहीं सकता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि आपकी लोकल बुक्स में जो परिभाषा है उनसे बेहतर परिभाषा है, उनसे सरल भाषा और बेहतर उदाहरण के साथ कुछ ना कुछ बेहतर देने का मैंने प्रयास किया है। और उम्मीद है कि आप मुझे लगातार इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ये संभवतः काव्यबोध का वीडियो है। इसके बाद क्या होगा कि मैं थोड़ा इनएक्टिव रहूँगा। कुछ समय के बाद मैं पुनः अपने वीडियोज़ डालना शुरू करूँगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम अपने चैनल को बनाएंगे। क्योंकि इस वक्त क्या है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी डिवाइस भी नहीं है वीडियो बनाने की। दूसरी बात, मेरे पास कोई एडिटर नहीं है और वीडियो मुझे खुद से एडिट करने पड़ते हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं, इसलिए समय भी ज़्यादा लग जाता है। और कुछ समय बाद हम इसको डिवाइस में भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम रस पढ़ रहे हैं, ये हमारा अंतिम टॉपिक है। इसका एक ही ये ग्राफ हमने बनाया है और इसी में हमने इसको कवर किया है पूरा। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। जो आनंद हमें किसी काव्य को ग्रहण करने से, यानी किसी काव्य को सुनने से, पढ़ने से या देखने से मिला, जिस आनंद की अनुभूति हमें हुई, उसको ही हम रस कहते हैं। भरत मुनि की एक बहुत प्रचलित परिभाषा है रस की, उसे आप याद कर लीजिए। इसे कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि विभावानुभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये किसकी परिभाषा है? तो आप बेझिझक होकर के लिखेंगे ये भरत मुनि की परिभाषा है। ये इसके बाद हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। रस में से देखिए, आपका 2 अंकों का प्रश्न आने का चांस जो है, मैं बता रहा हूँ, कम है। क्योंकि 2 प्रश्न आने हैं। टॉपिक आपके पास अलंकार भी है, शब्द शक्ति, शब्द गुण भी है, रस भी है, छंद भी है। तो छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण, इनसे आ सकते हैं। क्योंकि रस तो बेसिक चीज़ें हम कक्षा 9 से पढ़ते चले आते हैं। तो इनमें से हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा जरूर प्रश्न, तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो कुछ फैक्ट्स आ सकते हैं उसमें। तो संख्या इसकी देखें तो भरत मुनि के अनुसार रस होते हैं हमारे 8 प्रकार के। और हिंदी साहित्य और आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा जो स्वीकार किए गए हैं वो हैं रस 9 प्रकार के। लेकिन हिंदी साहित्य में जो सर्वसामान्य रूप से स्वीकृत हैं वो हैं 10 प्रकार के। आपको 10 लिखने हैं। और इसमें एक और कन्फ्यूजन रहता है, जो अतिरिक्त जोड़ दिया गया है भक्ति रस, उसको जोड़ करके हमारे हो जाते हैं 11। लेकिन हम 10 लिख देंगे तो ये सही माना जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा जहाँ तक है, तो फिर उसमें ऑप्शन होंगे 10, 9, 8, 7 ऐसे, तो आप 10 लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपके 10 होते हैं रस। और उदाहरण जो हैं हम कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। हर रस का एक कोई ना कोई छोटा मोटा उदाहरण हमें याद होता है, हम उसको लिख सकते हैं। जैसे श्रृंगार रस का है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन की नग की परछाई, याद सब शुद्ध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं, ऐसा आप लिख सकते हैं। और भी कई रसायन के उदाहरण अक्सर हमको पता होते हैं। और परिभाषा वैसे आएगी नहीं, जहाँ तक है आप मान के चलिए कि रस में से आपको 2 अंक का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। एक सामान्य सा प्रारूप याद कर लीजिए, हर एक रस की परिभाषा आप इसी प्रकार बनाएंगे। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये सरफेस मटेरियल है, क्योंकि ऐसी परिभाषा नहीं, ये ही सबसे बेस्ट परिभाषा है। क्योंकि एमपी बोर्ड की जो पहले बुक्स आती थी, अब तो एनसीईआरटी की बुक चलती है, पहले जो एमपी बोर्ड की बुक चलती थी उनमें आप देखेंगे जितने भी इसकी परिभाषाएं दी रहती थी क्लास 10th की बुक में, टोटल यही फॉर्मेट में दी रहती थी। सहृदय के हृदय में स्थित जिस रस की परिभाषा लिख रहे हैं उसका स्थायी भाव लिखिए। इस नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है
तो उस रस की निष्पत्ति होती है। संबंधित रस का नाम लिखिए और यहाँ पे उसके स्थायी भाव का नाम लिखिए, बस सीधा सीधा एक प्रारूप याद कर लीजिए। सबसे बेस्ट है जो चीज़ एमपी बोर्ड की बुक्स में लिखी है, तो आप समझ लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जिस बुक को प्रकाशित कर रहा है उसमें जो लिखी है वो परिभाषा बेस्ट होगी, या आपकी जो ये लोकल बुक्स आती हैं, जो आती है ना परीक्षा लोक परीक्षा, वो ऐसी इनसे बेस्ट परिभाषा है, बुक की परिभाषा है ये। तो आप यही याद रखिए, मैं तो यही कहूँगा, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इसमें मेन जो टॉपिक है हमारा वो है रस के अंग। रस के अंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। रस के अंग कितने हैं? रस के अंग होते हैं 4। माफ़ कीजिए, मैं यहाँ पे एक अनुभाव लिखना भूल गया हूँ, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अनुभाव और है इसका रस का अंग चौथा। चलिए, तो अब मैंने लिख दिया है अनुभाव चौथा। तो देखिए, स्थायी भाव होता है, पहला अंग है। सहृदय की हृदय में जो स्थायी रूप से भाव रहते हैं, यानी कि स्थायी रूप से रहने वाले भाव हैं, उनको कहते हैं आप स्थायी भाव। संचारी भाव, देखिए स्थायी भाव स्थायी रूप से रहते हैं। कोई काव्य पढ़ा और उसको पढ़ने से कौन सा एक भाव जागृत होगा? कुछ भाव स्थायी रूप से रहते हैं, जैसे कि वही हमारे जैसे 10 रस हैं तो 10 रस के स्थायी भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, यूनिक होता है ये। और इसके बाद है आपका संचारी भाव। तो स्थायी भाव को संतुष्ट करने में सहायक कारक वो होते हैं संचारी भाव। जो जैसे कि कोई भी स्थायी भाव आया, जैसे मान लीजिएगा हास एक स्थायी भाव है हास्य रस का, तो उसके लिए कुछ ऐसे कारक हो रहे होंगे जो उसको मतलब संतुष्ट कर रहे हैं और हंसी दिलवाएंगे, जो कुछ ऐसी छोटे छोटे मतलब कारक होते हैं। और जैसे जुगुप्सा है, जुगुप्सा किसका होता है? जुगुप्सा या घृणा वो होता है जैसे विभत्स रस का। तो कुछ ऐसे ग्लानि, घृणा, ऐसे कुछ कारक हो रहे होंगे, उनसे जुगुप्सा और ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे कारक उनको कहते हैं हम संचारी भाव। इसके बाद है विभाव। विभाव क्या है? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक। जो कारक स्थायी भाव को जगाते हैं, इनको राइज करते हैं, जगाते हैं, वो ही कारक जो होते हैं वो कहलाते हैं विभाव। जैसे किन कारकों से हमारा स्थायी भाव जागृत हो रहा है? जैसे इसके 3 प्रकार हैं, आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन। अब देखो, जगा कौन सकता है किसी भी चीज़ को? कोई आके जगा सकता है और कोई व्यक्ति जग रहा होगा। मैं एक मतलब एग्जाम्पल सा दे रहा हूँ, और कुछ परिस्थितियां बन रही होंगी उसको जगने की। ऐसा तो है नहीं कि रात को किसी को जगा दो तो जग जाएगा, नहीं जगेगा ना। तो ऐसे ही आश्रय है। आश्रय क्या है? जिसके मन में भाव जागृत हो रहा होगा वो होता है आश्रय। ये जागृत करने से संबंधित चीजें हैं, स्थायी भाव को जागृत करने से। इसके बाद आलम्बन, जिसे देख करके भाव जागृत हो रहा होगा वो है आलम्बन आपका। इसके बाद है उद्दीपन। स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक कुछ और होंगे, वो होंगे आपके उद्दीपन। जैसे मान लीजिए कोई कविता दी गई है, भय की कविता दी गई है, कोई व्यक्ति जा रहा है, शेर आ जाता है सामने से और वो डरने लगता है एकदम से, ऐसी कोई कविता है मान लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि व्यक्ति के मन में डर के भाव जागृत हो रहे होंगे। जैसे स्थायी भाव कौन सा होगा उस समय? भय। तो भय का भाव जागृत हो रहा होगा। तो आश्रय कौन होगा? जो व्यक्ति जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है। आलम्बन, जिसे देख करके, किसको देख करके भाव जागृत हो रहा है? मान लीजिएगा शेर को, सिंह को देख करके जागृत हो रहा है, तो वो आलम्बन हो जाएगा। उद्दीपन क्या है? स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक। उद्दीप्त करने वाले मतलब और बढ़ाने वाले। जैसे कि आप जैसे आग में घी डाल देंगे तो वो और बढ़ जाती है, जैसे है ना, ऐसी कुछ चीज़ें डाल देंगे, फ्यूल डाल देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक तरफ से फ्यूल होता है उद्दीपन, तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने वाले कारक। कैसे? अब जैसे मान लीजिएगा कि अंधेरा है, शेर आ रहा है, व्यक्ति उसके सामने, और अंधेरा होने लगा, एकदम सन 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 की आवाज़ आने लगी जंगल में, तो और मान लीजिएगा तो उसको और ज़्यादा डरने लगने लगेगा, भय और ज़्यादा उसका बढ़ेगा, स्थायी भाव है और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा उद्दीप्त होगा। तो अंधेरा और सन की आवाज़, एकांत, अकेलापन, ये कुछ उद्दीपन हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद आता है चौथा पॉइंट आपका अनुभव। अनुभव क्या है? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं अनुभव। माफ़ कीजिएगा, सॉरी, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं अनुभव। माफ़ी चाहता हूँ, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं हैं, उन्हें कहते हैं अनुभव। अब जैसे क्या हो सकती हैं?
अब बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव देखिएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शेर के सामने था, भय लग रहा था उसे, कुछ कारकों ने उसके भय को और ज़्यादा उद्दीप्त किया। अब मान के चलिए क्या होगा, व्यक्ति एकदम से पीछे को लौटने लगेगा, व्यक्ति एकदम से छटपटाने लगेगा। तो उसकी जो छटपटाहट होगी, उसकी जो छटपटाहट होगी तो वो क्या हो जाएगी, अनुभाव। बाह्य शारीरिक चेष्टाएं मतलब जो शारीरिक क्रिया एकदम से, जैसे भय हुई तो एकदम से कुछ उसके अंदर से जो शारीरिक चेष्टाएं हो रही होंगी वो अनुभाव हैं। तो इस तरीके से आप ये रस के 4 अंक समझ सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, संचारी भाव की संख्या टोटल 33 होती है, 33। इसको याद करके जाइए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये मान लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। प्रश्न अगर आएगा तो रस में से परिभाषा आना मुश्किल है, ये नहीं आएगा कि परिभाषाएं बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है कि परिभाषाएं शायद नहीं आएगी। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि रस किसे कहते हैं और रस के कितने अंग हैं, इनके नाम लिखो। इनकी भी डेफिनेशन नहीं कि रस के अंगों की डेफिनेशन या परिभाषा लिखो, नहीं, रस के कितने अंग हैं नाम लिखो। या रस किसे कहते हैं, या फिर ऐसे आ सकता है संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। और देखो 2-4 संचारी भाव ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, संचारी भाव किसे कहते हैं, 2 संचारी भावों के नाम लिखो। तो आराम से लिख सकते हो, निर्वेद है, शंका है, ग्लानि है, घृणा है, जुगुप्सा है, ऐसे कई सारे हैं, उन्हें लिख सकते हैं हम। इसके बाद है कुछ रसों के हम ये याद कर सकते हैं, रस स्थायी भाव। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, सीबीएसई बोर्ड में नहीं आते। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध। ये पूरी टेबल है। मुझे लगता है जितने भी लोग देख रहे होंगे वीडियो, उन्हें सबको ये याद होंगी ये चीज़ें। ये बस समझने में कहीं ना कहीं मुश्किल आती है, और ये तो याद होगा ही, 100% नहीं है याद तो आप यहाँ से याद कर लीजिए। इसको याद कर लीजिए। भक्ति हमने जोड़ दिया, इसमें भक्ति का अनुराग होता है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से इसे आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये 10 ही रस माने जाते हैं हमारे। और ये परिभाषा का प्रारूप है, इसे देख लीजिए। इसी प्रारूप में आप प्रत्येक रस की परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये हमारे आज का कुछ बेसिक टॉपिक थे। तो इसी के साथ आपकी काव्यबोध हमने ख़त्म करा दी है। 9 अंक ये मान लीजिएगा पक्के हैं, अगर आपने 1-2 बार हमारे इन वीडियोस को देख लिया है, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, इनके एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कोई काव्य दे देंगे, 4 पंक्तियाँ दे देंगे, उसके बाद उसमें ये पूछेंगे इसमें स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, आलम्बन कौन है, आश्रय कौन है, उद्दीपन कौन है। एमपी बोर्ड में भी शायद आ सकता है, तो हमने आपको बता दिया है। आप इस तरीके से काव्य को पढ़ करके आराम से अनुमान लगा सकते हैं। और ये है हमारा। इसके बाद हम कुछ समय बाद फिर से यूट्यूब पर एक बार एक्टिव होंगे और बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय तक कुछ समस्याओं के कारण हम अभी इनएक्टिव ही रहेंगे, तो और हम जल्द ही आएंगे, तो डिवाइस में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छा पूरा प्लेटफॉर्म बनाएंगे और पूरा स्टूडियो बनाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से आप सबको कुछ ना कुछ अच्छा देने का प्रयास मैं सदैव करता रहूँगा, और आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।